गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हमें प्रिज्म स्टार्ट करना है ना, शुरू करें? ठीक है, क्वेश्चंस तो कर लिए थे। तो अगला हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहा जाता है, शायद आपने फिजिक्स लैब वगैरह में देखा होगा। जनरली इससे डिस्पर्जन और डिविएशन के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, है ना। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक वाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और वो अलग अलग कलर्स की लाइट दूसरी तरफ से आपको दिखती है। किया है किसी ने? यस सर, टाइम्स पे किया था। यस सर। स्केल से तो भी वही होता अभी है। हमें बिल्कुल वही पढ़ना है हमें यहाँ पे, वही प्रिज्म है। जनरली प्रिज्म किसे कहा जाता है, तो वो यही वाला शेप होता है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये 3D में ड्रॉ कर दिया है मैंने, आप देख पा रहे हो। एक रे आई और बेंड होके निकल गई है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक ही कलर की लाइट है, तो वो फैलती तो नहीं है पर उसका डिविएशन जरूर हो जाता है। अब प्रिज्म किसी भी तरह का हो सकता है। ये जो बेस आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, जिसे हम कहते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म, ये किसी भी शेप का हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में। ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये हेक्सागोनल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो प्रिज्म बेसिकली कहा जाता है दो इंक्लाइंड सरफेसेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, तो उस ऑब्जेक्ट को या उस एपरेटस को हम क्या कह देते हैं, प्रिज्म कह देते हैं। समझ आया? और उन दो इंक्लाइंड सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कह देते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि मान लो Yes, sir. ऐसा भी है कि इस तरह की दो सरफेसेस हैं, मान लो, है ना। ठीक है, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट हमने ले ली है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, और लाइट रे आती है और कुछ इस तरह से आती है कि मान लो वो ऊपर से गिरती है और गिर के इस साइड वाले सरफेस से निकल जाती है। आपको दिख रहा है ये दो फेसेस हैं जिनको वो कट करके जा रही है। तो ये भी एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा और ये जो एंगल है ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि कोई भी दो सरफेसेस Yes. अगर आपको दी गई हैं जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, चाहे आगे कोई भी शेप क्यों ना बन रहा हो, हमें सिर्फ ध्यान किस पे देना है कि दो सरफेसेस अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड है तो उनके बीच का एंगल जो है उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट में लिख भी देता हूं, द रिफ्रैक्शन थ्रू two inclined plane surfaces is called refraction through a prism. The angle between inclined surfaces, the angle between these inclined surfaces is called inclined surfaces is called angle of prism. मतलब सभी को क्लियर हो गया प्रिज्म कहते किसे हैं और बेसिकली इसमें होता क्या है? बोलिए। यस सर। Yes. चलो, तो अब हम जिसकी बात करेंगे वो है इक्विलैटरल प्रिज्म, ठीक है ना। तो आगे हमें देखना है रिफ्रैक्शन
थ्रू। सर हाँ सर वो क्लास अभी अटेंड किया, एक बार आप वापस से दिखा सकते हैं आपने क्या लिखा है? हाँ भाई, प्रिज्म का डायग्राम बनाया है, कुछ लिखा नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, यहां से अब आपको ध्यान देना है। तो मान लो कि इस तरह से हमने प्रिज्म लिया है, ओके, और एक रे आती है जो कि इधर आके इंसिडेंट हो जाती है, इस फेस के ऊपर आके इंसिडेंट हो जाती है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले ड्रॉ करते हो एक नॉर्मल, नॉर्मल जो कि इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, है या नहीं। अब रे का ऑब्वियसली क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा, कुछ जाके वो अंदर यहाँ टकराएगी। इस फेस के लिए भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, एक नॉर्मल, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, और इस तरह से रे फाइनली बाहर निकल जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? तो ये एंगल कहलाता है हाँ सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म। अब क्योंकि इन दोनों इंक्लाइंड सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला कहलाएगा। समझ आ रही है आपको बात? जबकि अगर इन दोनों से हुआ होता तो, अगर मैं इसे नाम दे दूं पी क्यू आर, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? रे पी क्यू पे गिरी होती और क्यू आर से निकल गई होती, तो ये वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है तो तीनों सेम है, पर कोई और ट्राइंगल होता तो फिर अलग अलग रहते कि नहीं रहते? अरे यस बोलो। सर। चलो, तो मान लेते हैं इसका म्यू हमें दे रखा है म्यू पी, और सराउंडिंग का म्यू ले लेता हूं मैं म्यू एस। सबसे पहली चीज ये है, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे R1 कह सकते हैं। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसे R2 कह सकते हैं, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस E कहलाता है। पहली चीज जो आपको समझ आ रही होगी वो ये है कि I एंड E, जो कि एंगल ऑफ इमरजेंस है, आर इंटरचेंजेबल, आर इंटरचेंजेबल। इसमें किसी को कोई डाउट? आई पे लाइट डालोगे तो ई पे निकलेगी, ई पे लाइट डालोगे तो आई पे निकलेगी, है या सर नहीं? इंटरचेंजेबल मतलब एंगल सेम होगा? इंटरचेंजेबल का मतलब होता है आई अगर 30 था तो ई 60 है, आई अगर 60 होगा तो ई 30 होगा। ओके सर। इक्वल लिखता ना बेटा। क्लियर हुआ? यस सर। यस चलो, सर। यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूं मैं, तो सबसे पहले तो मैं कह सकता हूं कि म्यू एस साइन आई ये होना चाहिए म्यू पी साइन आर 1, होना चाहिए कि नहीं? और सिमिलरली म्यू पी साइन R2 इक्वल होना चाहिए म्यू एस साइन ई। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर मैं म्यू एस को ले लेता हूँ 1 और म्यू पी को ले लेता हूँ म्यू, तो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल दिखेगी। ये हो जाएगी 1 साइन आई, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और मैं कह सकता हूँ म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई। कोई दिक्कत इसमें? पहली चीज तो जो आप ज्योमेट्री से बता पा रहे हैं वो क्या बता पा रहे हैं? क्या आप R1 R2 और A में एक रिलेशन देख पा रहे हो? अरे बोलो। R1 R2 और A में यस सर। क्या रिलेशन दिख रही है आपको? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, टू ए नहीं A। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ज्योमेट्री, यानी Yes, ये sir. तो हर प्रिज्म के लिए वैलिड है।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का सम वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, याद रख सकते हो। R1 प्लस R2 ये होना चाहिए 1 है। अगली चीज हमें ये मिल चुकी है, तो फोकस हमें करना है डिविएशन ऑफ रे के ऊपर। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर लाइट, डिविएशन क्या होगा? डिविएशन अगर मैं कह देता हूं डेल्टा, तो क्या आप बता सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक डिविएशन तो यहां होगा डेल्टा 1। रे जो है वो जाना इस तरह से चाहती थी, लेकिन वो गई इस तरह से, तो ये हुआ मेरा डेल्टा 1। फिर रे इस तरह से जाना चाहती थी और वो गई इस तरह से, तो हुआ डेल्टा 2। क्या आप डेल्टा 1 की वैल्यू देख पा रहे हैं? डेल्टा 1 की वैल्यू सिंपली है I माइनस R1। और Yes. डेल्टा 2 की वैल्यू ये भी आप देख पा रहे हैं, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है? बोलो। E माइनस R2। E माइनस R2। तो नेट डिविएशन की अगर बात की जाए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डेल्टा नेट इसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, या मैं कह सकता हूँ I माइनस E, या I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, या डेल्टा नेट को आप कह सकते हैं I प्लस E माइनस A। ये फॉर्मूला है डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म का, जो हम याद रखते हैं। डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म। अच्छा, डिविएशन हुआ किस तरफ है? तो ये होता है टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द बेस। अगर आप देखो तो रे जो है वो बेस से दूर की तरफ जा रही थी, पर अल्टीमेटली वो बेस की तरफ बेंड हो गई है। हाँ जी भाई, कोई समस्या? सर नो हाँ बोलो। सर प्रिज्म के अंदर जो रेज जाएगी वो बेस के पैरेलल जाएगी? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है। क्लियरली ज्योमेट्री से हमें दिख रहा है कि वो पैरेलल सिर्फ कब हो सकती हैं? जब R1 इक्वल हो R2 के, और यहाँ मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो बेस के पैरेलल जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। और कोई डाउट? यस, नो सर। तो यहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए मैक्सिमम डिविएशन किस केस में होगा? मैक्सिमम डिविएशन ऑफ अ रे, अगर मैं चाहता हूं कि रे का सबसे ज्यादा डिविएशन हो जाए, तो वो कितना होगा? डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू। जब एंगल ऑफ प्रिज्म मिनिमम होगा। जब एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है बेटा, आप आई चेंज कर सकते हो। ए फिक्स है, आप आई चेंज कर सकते हो। अब बताइए क्या कंडीशन होगी? TIR हो रहा हो चेक करेंगे। क्या बेटा? कोई कुछ कह रहा था? आई को इंक्रीज करेंगे। आई को इंक्रीज करेंगे तो डिविएशन बढ़ेगा, ऐसा सही है क्या? सर जब I और E इक्वल होंगे तब। अब आपको पता क्या है, मैं यहाँ म्यू ले रहा हूँ 1 और यहाँ ले रहा हूँ म्यू, तो आपको पता क्या क्या है? आपको पता है पहली बात तो साइन आई, ये है म्यू साइन R1, और म्यू साइन R2 ये है साइन E। समझ आ रहा है? और आपको पता है R1 प्लस R2 ये है A, जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, तो मुझे ऐसा बताओ कि अगर मैं I को इंक्रीज करता हूं तो R1 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा?
आई को इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। R1 इंक्रीज होगा। इंक्रीज यस अगर R1 इंक्रीज होगा और R1 प्लस R2 A फिक्स है तो R2 क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा। R2 डिक्रीज होगा तो E का क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अब आप बताओ, आप कह रहे थे आई बढ़ाने से डिविएशन बढ़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है। आई बढ़ाने से डिविएशन हो सकता है ना, आई बढ़ा ई घट भी तो रहा है, तो हो सकता है घटे भी आई बढ़ाने से डिविएशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाँ बोलो। R1 इक्वल टू R2 करें, मतलब I इक्वल टू क्या E, होगा बेटा? तो शायद मैक्सिमम डिविएशन। वो ऐसा क्योंकि स्कूल में सुना सुना लग रहा है इसलिए। नहीं सर, लॉजिक तो नहीं हुआ ना कोई कि R1 R2 कर दो, शायद उससे डिविएशन मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम हो गया है? मैं तो R1 इक्वल टू R2 कर देता हूँ, पर कैसे पता कि उसी पे डिविएशन मैक्सिमम है? नहीं पता ना। तो हमें ये जरूर पता है कि ये है I प्लस E सर माइनस। आई जब मिनिमम होगा तब डेविएशन मैक्सिमम होगा, I जब मिनिमम, क्योंकि आई ओके क्योंकि आई और आर इंटरचेंजेबल है, तो आर की वैल्यू जब आई और ई जब इंटरचेंजेबल है तो ई की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, यही आपको सोचना है। डेल्टा है I प्लस E माइनस A। बात समझ आई कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो ऐसा होने पर अगर हम I की वैल्यू को मैक्सिमम कर दें तो E कैसा हो जाएगा? मिनिमम मिनिमम। होगा कि नहीं होगा? और I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझ आया? यस सर। आप ये कह सकते हो कि फॉर मैक्सिमम डिविएशन क्या कह सकते हैं हम? आई को अगर हम मिनिमम कर दें या आई को हम मैक्सिमम कर दें, एक ही बात है, एक के होने पे दूसरे पे वही फर्क पड़ता है। आई को अगर मैं मैक्सिमम कर दूं तो मैं कितना कर सकता हूं? π/2। समझ आया? अगर आई मैक्सिमम π/2 या मिनिमम कर लेते हैं डिराइव करने के लिए, आई मिनिमम में डाल देता हूं, जो कि मैं कर देता हूं 0। तो बताओ कैसा डिजाइन बनेगा, रे कैसी दिखेगी? अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 कर दें, यानी कि रे किस नॉर्मल तरह से आके से नॉर्मल पे निकल जाएगी। सीधे नॉर्मल पे आएगी। और यस क्या कोई डिविएशन होगा उसका पहले रिफ्रैक्शन के बाद? ऑब्वियसली नहीं होगा। पहले तो रे इस रिफ्लेक्शन के तरह बाद से आएगी और आके यहाँ गिरेगी सीधी सीधी। ये एंगल ए है, R1 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ए आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो रे इस तरह से डिविएट होगी कुछ, मैं कह देता हूं E। तो डिविएशन कितना आ जाएगा हमारे पास? E माइनस A। बोलो। E माइनस A। और रिलेशन आप निकाल सकते हो, 1 sin I, R1 तो हमें मिल ही गया। रिलेशन क्या लिख सकते हैं? म्यू sin A इज इक्वल टू sin E। अरे समझ आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। ठीक। यस सर। तो यहां से आपको डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिल जाती है? वो मिल जाती है E माइनस A। E माइनस A, E की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, साइन इनवर्स ये हो जाएगा म्यू ऑफ प्रिज्म बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग इंटू साइन A माइनस A। कोई दिक्कत?
सर हाँ बोलो भाई। सर ऊपर एक इक्वेशन में हमने वो लिखा ना टूवर्ड्स टू बेस, क्या हो गया? और ऊपर थोड़ा। हाँ सर उधर टूवर्ड्स टू बेस, उसका मतलब क्या हुआ? बेस की तरफ मुड़ जाती है रे। ओके सर। कोई दिक्कत? अरे बोलो। सर अगर हम ई को इंक्रीज कर रहे थे तो आई डिक्रीज हो रहा था ना? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के उल्टे है ना वो। हाँ हम्म। बढ़े आगे, लिख लिया है? यस सर। यस ये इंपॉर्टेंट है। अब ये है मिनिमम डिविएशन ऑफ द रे। मिनिमम डिविएशन ऑफ द रे। अब मैं चाहता हूं कि रे का डिविएशन कैसा हो जाए, मिनिमम। अब क्या कराना पड़ेगा? इसमें आई को मैक्सिमम करा। हाँ आई का मैक्सिमम अब तो एक ही बात हो जाएगी बेटा, आई को मैक्सिमम करोगे तो ई मिनिमम इक्वल करा देंगे। वो तो पिछले ही केस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर क्योंकि वो तो एक इंक्रीज हो रहा आई है एक मैक्सिमम डिक्रीज हो यानी रहा कि है। ई मिनिमम, हाँ ई मिनिमम यानी कि आई मैक्सिमम, तो उससे काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां आपको एक चीज पता है कि म्यू एस साइन आई, ये है म्यू पी साइन आर वन, म्यू पी साइन आर टू, ये है म्यू एस साइन ई, और आर वन प्लस आर टू ये है ए। डेल्टा आपको मिल चुका है आई प्लस ई माइनस ए। क्यों ना मैं आई के साथ डेल्टा की रिलेशन देख लूं, है कि नहीं? तो डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा को आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा आई प्लस, यहां से अगर आप देखो तो यहां से R1 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स म्यू एस बाय म्यू पी इंटू साइन आई, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। और E को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स म्यू पी अपॉन म्यू एस इंटू साइन R2, और R2 को यहां से हम लिख सकते हैं A माइनस R1। उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो E की वैल्यू मिलती है साइन इनवर्स म्यू पी बाय म्यू एस साइन ऑफ R2 को मैं लिख सकता हूँ A माइनस R1 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स म्यू एस अपॉन म्यू पी इंटू साइन आई माइनस ए। दिख रहा है क्या? बोलो भाई। तो सिर्फ कौन सा वेरिएबल रह गया है हमारे पास? आई आई। तो आई रह डेल्टा गया। आपको आई के टर्म्स में मिल चुका है। इसका ग्राफ बड़ी आसानी से प्लॉट किया जा सकता है। बोलिए, कर सकते हैं क्या? तुम लोग कर सकते हो भाई, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या किया है, याद कर लिया है, और याद करके इस ग्राफ को इस तरह से बना लिया है। दिख रहा है आपको? इस तरह का कुछ ग्राफ हाँ बनता सर। है, इसे आम लोग याद कर लेते हैं और दर्पण ऑब्वियसली ड्रॉ कर लेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो इस ग्राफ से एक चीज क्लियरली समझ आ रही है भाई, एक तो है डेल्टा मैक्सिमम
और एक तो है डेल्टा मिनिमम। समझ आया? ये आपका आई है, ठीक है। देख सकते हो आप हर डिविएशन के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज मिल रही हैं आई की, मिल रही है या नहीं मिल रही? कोई भी एक डिविएशन में चुन लो हाँ तो दो वैल्यूज मिल रही हैं, है ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन सिर्फ डेल्टा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी और वो आई इज इक्वल टू ई। यानी स्टेटमेंट बन गया कि डिविएशन इज मिनिमम, deviation is minimum when I is equal to E, या R1 is equal to R2 is equal to A by 2। तो यहां से डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला बन गया सिंपली 2I माइनस ए। अरे समझ पा रहे हो क्या भाई? इसे हमें याद रखना होता है। तो किसी भी प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम रहेगा। इस केस में इनसाइड द प्रिज्म रे ट्रेवल्स पैरेलल टू बेस, जो हमारे किसी मित्र ने कहा था अभी जस्ट, कुछ उन्हें याद रह गया होगा स्कूल से। तो बेस से पैरेलल जो रे रहती है वो सिर्फ किस केस में रहती है? बोलो, मिनिमम डिविएशन के केस में। मिनिमम डेविएशन। समझ आ रहा है? सर वो डेल्टा और आई के रेस्पेक्ट में आपने ग्राफ बनाया, अगर वो ई के रेस्पेक्ट में होता तो भी सेम होता। बिल्कुल। कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर। अब ये एग्जाम में आ चुका है सवाल, इस ग्राफ के बारे में कुछ पूछ लिया गया आपका। क्वेश्चन में लिख दिया गया कि द डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ फॉर अ प्रिज्म इज प्लॉटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है। तो पहली चीज तो ग्राफ इज अ पैराबोला है क्या? अरे बोलो। यस सर है। अरे राम जी, सर नहीं नहीं है है सर। ये तो यहाँ ये से। पढ़े लिखे लोगों के जवाब है क्या? नो सर, कहाँ? ये पैराबोला की इक्वेशन सिखा दी क्या मैथ्स में, ये वाली? नहीं सर। नहीं सर। वाह। नहीं सर। नहीं सर। बेटा हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर वी जैसी चीज पैराबोला नहीं होता, ये तो याद रखो कम से कम यार। तो पहली चीज यही पूछी गई थी और आंसर था कि नो, इट इज नॉट अ पैराबोला। क्योंकि पहली बात तो पैराबोला माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है, जबकि ये तो फाइनाइट कर्व है, तो डज नॉट एक्सटेंड टू इंफिनिटी। ऑन आइदर साइड। अरे चमका, बोलो बोलो, क्यों नहीं है पैराबोला? क्योंकि इक्वेशन ही नहीं है पैराबोला की। पढ़ चुके हो ना तो कॉनिक सेक्शन। हाँ सर। यस सर। अगली चीज पूछी गई, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट आई इज इक्वल टू ई। नो। बोलिए। नो कर्व सर। इज नॉट सिमेट्रिक नो। about I is equal to E, जबकि it is slightly tilted towards right, ये डिस्टेंस अगर भाइयों x1 है
और ये डिस्टेंस अगर x2 है तो x2 इज ग्रेटर देन x1। क्लियर हुआ क्या? Yes. For each Yes. value of deviation, for each value of deviation, two values of I exist. Two values of I exist except for delta minimum. तो पहली चीज ये पैराबोला नहीं है, दूसरी चीज ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड नहीं करता, तीसरी चीज ये i इज इक्वल टू ई के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता, और चौथी चीज ये टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द राइट। क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला भी याद रखना है, 2i माइनस a, याद रह जाएगा। यस। चलो सवाल करने को तैयार? आपको बताना है फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस, और दूसरा बताना है डीविएशन। ऑफ रे, अगर ये एंगल में ले लेता हूं 90 डिग्री, थर्टी और 0। और 0 0 डिविएशन 0 हुआ। 60 और नहीं सर, 30। सर 60 और 30। 60 और 30, पहले में क्या कर देंगे, 1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन r1, ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन r1। r1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 30 डिग्री मिल गई कि नहीं? यहाँ से r2 आपको मिल गया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो आप लगा दोगे आप म्यू साइन r2 इज इक्वल टू साइन e, तो म्यू यानी कि √3 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन e। तो साइन e की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2, आएगी कि नहीं? यस। इसका मतलब क्या है? सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। डज नॉट गो आउट। तो हुआ ये है दरअसल, ये 1 से बड़ी है वैल्यू।
1 से बड़ी तो है वैल्यू, पर हुआ क्या है वो मैं क्रिटिकल एंगल तो वो कुछ ऐसा गया है। हाँ, कि रे ऐसे आएगी तो 30 डिग्री पे, पर यहाँ पे टकरा गई है 60 डिग्री पे। जब भी ये 1 से बड़ा हो जाए इसका मतलब साफ साफ समझ लेना कि भैया TIR हो गया है। क्या हो गया है? TIR। समझ पा रहे हो? तो रे कैसे चली जाएगी? ऐसे कुछ, जहाँ ये एंगल भी क्या रहेगा? 60 डिग्री, क्योंकि TIR हो गया है। अरे समझ आया कि नहीं? Yes. यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये मैं करना नहीं चाह रहा था पर ऐसा हो गया। ठीक है, डेटा डेटा थोड़ा विचित्र सेट हो गया बाहर अपना। तो निकलेगी ना सर अब? अब फिर से करना पड़ेगा तो ये मतलब लेंदी हो जाएगा सवाल। उसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भी ओके नहीं सकता, ये एंगल भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री लिया है। यहीं तक के लिए अगर कह दें तो हम कह देंगे कि TIR टेक्स प्लेस। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ABC। तो मैं पूछ लेता हूँ फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम फेस AC। ठीक है ना? तो अगर ये पूछा जाता तो आप क्या कहते? रे डज नॉट कम आउट, रे डज नॉट इमर्ज फ्रॉम फेस AC। अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes. ठीक है, और डिविएशन अगर मैं पूछता, डिविएशन ऑफ रे आफ्टर इंटरैक्शन एट फेस AC, मैं अगर पूछ लेता AC फेस पे इंटरेक्शन के बाद डिविएशन क्या होता? अब आप डेल्टा बता सकते हो बेटा। डेल्टा यहाँ पे तो कितना हो गया? डेल्टा 1 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अरे बोलो, प्लस यहाँ पर, अरे समझ रहे हो कि नहीं? 2i माइनस पाई माइनस 2a, 2i रिफ्लेक्शन वाला। तो 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 90। यानी कि 90 डिग्री का डिविएशन हुआ है। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपका E जो है, साइन E की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या हो गया होगा? TIR हो गया है। अगर यहाँ तो डिविएशन हमारा एंगल के बराबर ही आ गया ना, आ गया। तो उसमें TIR होगा, ऐसा कुछ है मतलब? नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। ओके। कोई और डाउट? बोलिए। नहीं है डाउट? No, sir.
a ray parallel to base BC is incident on face AB as shown. तो पहला आपको बताना है फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम फेस AC, दूसरा deviation of ray, deviation of ray. सर इमर्जेंस है साइन इनवर्स √3/√2. सही है। सर एंगल ऑफ इमरजेंस 45 डिग्री 45, ओके, सर 90 90 डिग्री। क्या हो गया भैया, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं ना। सर एंगल ऑफ इमर्जेंस साइन इनवर्स √1. मुझे ये Sir, बता sin inverse under root 3/2. R1 तो 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर 0. R2 की वैल्यू तो निकालनी है बस। कौन सा है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है कि नहीं है? अरे यही दो साइड से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो 60 डिग्री बचा कि नहीं बचा? यस. R1 प्लस R2 ये होना चाहिए था 60 डिग्री। R1 है 0 तो R2 मिल गया 60 डिग्री। यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन का लॉ लगा दें तो म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। तो म्यू है आपका √2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन E। E की वैल्यू मुझे मिली साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। अरे आया कि नहीं? √3/√2 होगा. वही लिखा है बेटा। सॉरी. बोलो कोई डाउट? नो सर. ये मिल गया हमें एंगल ऑफ इमरजेंस। इस तरह से रे निकल गई होगी। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई डिविएशन का एंगल कितना है, डिविएशन डेल्टा, तो क्या उसे कह सकता हूँ E - R2, यस सर यानी कि साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस 60 डिग्री। कोई कष्ट? सर हाँ, सर यहाँ पे भी एंगल 1 से बड़ा हो रहा है। इसमें रूट में जा रहा है ना, कहाँ 1 से बड़ा? हाँ 38 सर टोटल √6/2 होगा, उसको डिवाइड करेंगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। इस केस में भी हो रहा है। अरे राम, एक भी डेटा मैच ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो सर 1.22 हो रहा है। यहाँ कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है? 60 डिग्री पे ना। अच्छा 45 डिग्री तो है सर आप 60 और इसे अगर 30 मैं को चेंज कर दो तो 45 हो जाएगा। हाँ
अब निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर ये 30 होता तो आप कह सकते हो ये 30 हो जाएगा, तो वो निकल जाएगी कितने पे, 45 डिग्री। मेथड तो समझ गए हो, डेटा थोड़ा मैं रैंडमली ले रहा हूँ तो गड़बड़ हो जा रहा है, समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो कितना मिल जाएगा हमें डेविएशन? अरे बोलो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री। कोई दिक्कत? करना क्या होता है समझ आ रहा है? तो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, find the angle of incidence on a prism of apex angle 60 degree if the ray has minimum deviation equal to 70 degree. Purely formula based मेंस लेवल का सवाल। बोलो 65 सिंपली क्या लिख देंगे, डेल्टा मिनिमम ये होता है y minus y 8 माइनस 8, आई हो गया हमारे पास a प्लस 65 डेल्टा मिनिमम बाई 2। 65। कोई कष्ट? नहीं। अब ये एक लैब एक्सपेरिमेंट है, और क्योंकि ये एक लैब एक्सपेरिमेंट है तो मेंस में इसके ऊपर सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किया जाता है किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए, ठीक है ना। तो मान लो मैं आपको एक मटेरियल लाके दे देता हूं और मैं कहता हूं कि बताओ भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो पहली चीज जो आप करते हो वो आप करते हो कि उसका एक प्रिज्म बना लेते हो। तो कंस्ट्रक्ट अ प्रिज्म ऑफ द मटेरियल, बना सकते हो? बोलो। अरे कुछ तो बोलो। हेलो, बना सकते हो क्या? यस सर। कैसे कैसे बनाओगे? दो सरफेस को किसी एंगल पे रख देंगे। अरे तो मैंने मान लो एक स्फीयर दे दिया तुम्हें, प्रिज्म कैसे बनाओगे? नहीं बना पाएंगे, नहीं है ना। कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो जनरली क्या होगा, टीचर दया खा के तुमको क्या दे देगा, एक प्रिज्म ही दे देगा, ठीक है। मान लो आपके पास प्रिज्म आ गया, अल्टीमेटली अगर टैलेंटेड होते तो बना भी लेते काट पीट के, ठीक है। अब हमने प्रिज्म बना लिया है, अब इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कर सकते हैं। क्या ये एंगल मेजर कर सकते हो? कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास एंगल नापने के। कर सकते हो कि नहीं? अब आप सिर्फ हाँ ये सर। देखते हो कि भाई
रे जो मैं इसके ऊपर गिराऊं वो ऐसे मूव करे कि वो बेस के पैरेलल जाए, या मैं कह दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ये दोनों इक्वल हो जाएं, तब तक मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलता रहता हूं, है या नहीं? अगर ऐसा हो गया तो आपको ये पता लग जाता है कि एट मिनिमम डिविएशन, या मुझे लिख देना चाहिए रोटेट द इंसिडेंट रे, रोटेट द इंसिडेंट रे until I is equal to E, यानी रे हैज मिनिमम डिविएशन। समझ आया? कर सकते हो। जैसे ही ये होगा आपको समझ आ जाएगा कि भाई मिनिमम डिविएशन के लिए R1 बराबर R2 और ये होना चाहिए A/2। समझ आ रहा है? जैसे ही आपको समझ आया कि इसकी वैल्यू हो गई है A/2, ये है म्यू ऑफ प्रिज्म म्यू पी, सराउंडिंग का है म्यू एस, आपने लगा दिया स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। एट फेस पी क्यू क्या लिखोगे? म्यू एस साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी साइन R1, जैसे लिख सकता हूं म्यू पी साइन A/2, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे बोलो। और डेल्टा मिनिमम में आप ये जानते हो कि ये होता है भाई 2i माइनस ए, तो हम i को क्या लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग? a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो यहां से अगर आप म्यू पी बाय म्यू एस का रेशियो निकालो तो वो मिलता है आपको साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन A/2। अरे समझ आया? तो क्योंकि इनमें से सब कुछ मेजरेबल है तो हम म्यू बता सकते हैं, अगर हमें सराउंडिंग का म्यू भी पता है तो। यस सर। बोलिए। तो अगर आपको कोई ए बता दे और ये भी बता दे कि प्रिज्म का डेल्टा मिनिमम कितना है, क्योंकि वो हर प्रिज्म के लिए फिक्स है, तो आप डायरेक्टली उसका म्यू बता सकते हो। फॉर्मूला देखा होगा पहले। ये सर देखा है। बढ़िया। इसमें बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि देख सकते हो। मैं कह सकता हूँ कि फॉर अ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 60 डिग्री, मिनिमम डिविएशन is 30 degree when kept in water, जिसका म्यू है 4/3। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। काफी सारे फॉर्मूले आ गए हैं, इन सबको नोट डाउन कर लेना।
सर म्यू आ रहा है 4√2/3। हाँ सर 4√2/3 आ रहा है। सर 4√2/3। चलो भाई, तो बड़ा ही सिंपल सा आपने क्या कर लिया होगा, सॉल्यूशन म्यू पी अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग 4/3 है, तो होना चाहिए साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2। तो आप देख पा रहे हो भाई कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ है जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लैंग्वेज से आप फॉर्मूला पहचान पाओ। म्यू ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 4/3 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ 45 डिग्री यानी 1/√2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री यानी कि 130 डिग्री 1/2। तो म्यू पी की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिल जाएगी 4√2/3। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये चीज बस वही है कि कई बार फॉर्मूला याद नहीं आ पाता, तो फॉर्मूले को इसलिए रट लेना है एकदम। अगला सवाल एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि एम्स में पूछा गया था।
पहले पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ आई एग्जिस्ट टू गिव अ डेविएशन ऑफ 3 डिग्री मोर देन मिनिमम डेविएशन। तो हर एक के लिए कितनी होती हैं? 2। तो इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि ये तो ऑब्वियस था, आप सभी को पता होगा, है ना। 2 डिग्री आंसर 2 आ जाएगा आंसर। अगला वाला बताइए। सेम क्वेश्चन है। सर 38। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सबने ट्राई कर लिया? सर एक मिनट। यस सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ रहा है सबका। सर 2 मिनट, 1 मिनट। सर डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी बी। बी ऑप्शन। बी या डी? बी सर। बी से बकरा। सर बी ऑप्शन। नहीं सर, वो x2 ग्रेटर देन x1 होता है ना, यहाँ से 8 डिग्री है, वहां से 60 डिग्री। ये देखो, तो एक क्वेश्चन था ग्राफ के ऊपर जो कि किसी को एग्जाम में चमकता भी नहीं अगर कोई जैसी पढ़ाई आप करते हैं वैसी करता तो। अब उसे ये समझ आ गया कि डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री पे है और वो कोई डेल्टा चाह रहे हैं जो कि 22 डिग्री पे हो। तो यहाँ वाला सेम डेल्टा जब यहाँ मिलेगा तो उसकी आई की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। अब डेल्टा मिनिमम वाले पॉइंट से यहाँ आप पीछे कितना चले, तो यहाँ आप पीछे चले हो 8 डिग्री। तो यहाँ आप 8 चलोगे या 8 से ज्यादा चलोगे? यहाँ आपको ग्रेटर देन 8 डिग्री चलना ही पड़ेगा। कर्व स्लाइटली टिल्टेड है राइट साइड में। सारी वैल्यूज 38 या 38 से छोटी हैं, तो जो पॉसिबल आंसर है वो सिर्फ कौन सा आंसर है? 39। अरे समझ आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये कर्व के टिल्टेड होने के ऊपर क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में क्लिक करना काफी मुश्किल है अनलेस आप अच्छे से पढ़ के गए हो। कोई डाउट किसी को? बोलिए। क्लियर? यस सर। अगली हेडिंग है हमारी कंडीशंस ऑफ अ प्रिज्म फॉर इमर्जेंट रे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। इसके ऊपर तो एडवांस में सवाल आ चुका है, तो मेंस में भी आ ही सकता है और हो सकता है एडवांस में दोबारा आ जाए कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। सवाल कुछ इस तरह का दिया गया कि ये मान लो एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और यहाँ से एक लाइट रे आके इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
तो आपको बतानी थी, अच्छा ये होगा म्यू ऑफ प्रिज्म म्यू पी, ये है म्यू एस, तो यहाँ तो रे निकल जाती है। यहाँ से दो चीजें संभव हैं, समझ आ रही है बात? या तो रे बाहर निकल सकती है स्पेस से, या रे का TIR हो सकता है, जैसा कि हम देख ही चुके हैं। समझ आया? तो अब आपको बता Yes. दिया गया है कि इफ क्रिटिकल एंगल C, ये है साइन इनवर्स म्यू एस बाय म्यू पी, ठीक है ना? तो आपको बताना है relate A and C such that no light ray can emerge from the other side. समझ आया कि नहीं? करना क्या है, मेथड मतलब क्वेश्चन क्या है, ये तो समझ आया होगा एटलीस्ट। चाह क्या रहे हैं हम? Yes. हम चाह रहे हैं कि आप ए और सी की ऐसी रिलेशन बताइए ताकि कोई भी रे मैं किसी भी एंगल पे गिरा लूं वो दूसरे वाले फेस से निकल ही ना पाए, यानी हर एक रे का क्या हो जाए, TIR हो जाए। सर जस्ट लाइक मतलब TIR हो जाए सब रे का। क्या भाई? हाँ सर वही बोला कि सब रे का हाँ, TIR। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी हर एक रे का TIR कराने के लिए? Sir, A is greater than sin inverse mu s by mu p plus mu s by mu p sin i. सी के टर्म्स में बताना है, सी के टर्म्स में। एडवांस में सवाल आ चुका है और बहुत भारी संभावना है मिलता जुलता सवाल जरूर आएगा, आ सकता है मतलब आएगा तो पक्का कह सकते हैं। C plus sin C into sin i. नहीं भाई, हुआ क्या किसी का? अच्छा, मुझे तीन ही रिलेशन पता होती है। समझ आ रहा है?
अरे यस बोलो। सर। चलो आई, सर A is greater than 2C होगा। ओके देखते हैं। आई जब होता है 0 तब R1 होता है 0, तब R2 होता है मैक्सिमम जो कि है A। समझ आया कि नहीं? तो अगर आप I को बढ़ाते हो तो R1 बढ़ता है, तो R2 क्या होगा? घटेगा। ये समझ आ रहा है? यस सर। यस आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस R2 की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब I रहता है 0। 0 अगर मैं कह दूं कि इफ R2 की मैक्सिमम वैल्यू C के इक्वल हो जाती है, तो फॉर ऑल R2, सॉरी, अगर मैं कह दूं कि R2 की मिनिमम वैल्यू C के इक्वल हो जाती है, तो फॉर ऑल R2 TIR विल टेक प्लेस। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस अगर R2 की सबसे छोटी वैल्यू ही क्रिटिकल एंगल है, यानी सारी वैल्यूज क्रिटिकल एंगल से बड़ी हैं, तो अगर लाइट रे R2 पे गिर रही है और सारे R2 क्रिटिकल एंगल से बड़े हैं, तो हर एक के लिए TIR होगा कि नहीं होगा? यस सर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि R2 की मिनिमम वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C। कह सकते हैं R2 की मिनिमम को मैं कह सकता हूं A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू C। R2 मिनिमम तभी होगा जब R1 मैक्सिमम होगा। अरे समझ आ रहा है? और ये R1 मैक्सिमम तब होगा जब I मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री। और I मैक्सिमम हो सकता है 90 डिग्री। अरे समझ आया? तो अगर आप लिख दो कि μs sin 90 डिग्री इज इक्वल टू μp sin R1 की मैक्सिमम वैल्यू, तो sin R1 की मैक्सिमम वैल्यू ये आपको मिल जाएगी μs बाय μp। यानी R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी साइन इनवर्स μs बाय μp, जो कि क्या होता है? C। यानी R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? C। तो आप कह सकते हो A माइनस C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू C, या फाइनली आप कह सकते हो A मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2C। ये है रिलेशन। अगर आप चाहते हैं कि प्रिज्म की दूसरी साइड से कोई भी लाइट रे बाहर ना आए, तो A ग्रेटर देन और इक्वल टू 2C होना चाहिए। अरे बात समझ आई कि नहीं? यस ये उसका प्रूफ है। आप तो रिजल्ट याद रखोगे, फिर भी समझ आना चाहिए हमने किया कैसे है, क्योंकि कई चीजों में घुमा फिरा के सेम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कॉपी कर लिया सबने या टाइम चाहिए? बोलो। दो मिनट सर। हो गया सर। अच्छा बढ़िया है। आते हैं केस बी पर। केस बी है रिलेट A and C such that all light rays emerge from other side। अरे समझ आया? क्या कंडीशन हो ताकि किसी भी एंगल पे आप लाइट गिराओ, सारी लाइट जो है वो बाहर आए ही प्रिज्म से, चाहे कुछ हो जाए।
कोई कुछ कह रहा है? ए और 2a के बीच में। ऐसे आंख बंद करके मन में आएगा? यस सर। मत बोला करो तुम, मन वाले मत बोला करो। इतना लंबा हमने डिराइव किया और तुम्हारे मन में आए तुमने बोल दिया। अंतर्यामी हो क्या भाई? सर ए ग्रेटर देन सी। ए ग्रेटर देन सी। सर लेस देन इक्वल टू ए लेस देन ए कोई लेस क्या देन है? इक्वल लेस टू देन सी। तो मेरे भाई अगर सारी रेज बाहर आनी चाहिए तो मैं कह सकता हूं R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो भी लेस देन सी हो जाए। अगर लेस देन इक्वल टू सी हो जाए, समझ आ रही है बात? यस सर। R2 की मैक्सिमम वैल्यू भी अगर सी से छोटी है, यानी कि A माइनस R1 की मिनिमम वैल्यू भी छोटी हो जाए सी से। R1 मिनिमम होगा जब I की वैल्यू मिनिमम होगी, जो कि हो सकती है 0। I जब 0 होता है तब R1 भी 0 होता है। A must be less than equal to C। अरे बोलो, अरे बोलो हाँ भाई। यस सर। A अगर C से छोटा है तो चाहे कुछ कर लो, रे बाहर आएगी आएगी। ये क्या हुआ? 2C से बड़ा हुआ तो कोई रे बाहर नहीं आएगी, C से छोटा हुआ तो सारी रे बाहर आएगी। इसका मतलब if A is between C and 2C तो रे बाहर दोनों आएगी। कंडीशंस पॉसिबल है। बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा वो बाहर आएगी या नहीं। बिल्कुल। then TIR or emergence depends on angle of incidence। ठीक है ना? तो आपको बताना है फाइंड I max such that all rays come out। क्या एंगल के ऊपर कंस्ट्रेंड होगा ताकि सारी की सारी रेज बाहर आ जाएं? यही पूछा था एडवांस में क्वेश्चन। आई की वो वैल्यू जिसके लिए रेज बाहर आ जाएं।
आई मिनिमम निकलेगा शायद। अरे आया क्या? अच्छा ये समझ आ रहा है, हमें क्या करना है, रेस को बाहर लाना है या नहीं? तो आई घटाने से R1 घटता है तो R2 बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर रेज टू कम आउट R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? C होनी चाहिए या नहीं? यानी R1 की मिनिमम वैल्यू ये क्या होनी चाहिए? A माइनस R2 की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि A माइनस C। तो मिनिमम R1 को इतना तो होना ही पड़ेगा। ये मिनिमम R1 तब होगा जब I मिनिमम होगा। अरे समझ आ रहा है? ये म्यू P है, मान लो ये म्यू S है, तो मैं लिख सकता हूं म्यू S साइन I मिनिमम इज इक्वल टू म्यू P साइन R1 मिनिमम। अरे समझ आया कि नहीं? I मिनिमम क्या मिल गया आपको? साइन इनवर्स म्यू P बाय म्यू S इंटू साइन R1 की मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? A माइनस म्यू एस बाय म्यू पी को साइन सी लिख सकते। क्या कह रहे हो? हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, नहीं हाँ इसको लिख सकते हो आप साइन सी, 1 बाय साइन सी होगा ना? यस सर। साइन ए माइनस सी बाय साइन सी। समझ आया? तो फॉर आई ग्रेटर देन आई मिनिमम, इससे बड़ा अगर आप रखते हो तो फिर क्या होगा? रेज कम आउट, सारी रेज बाहर आएंगी। और अगर आई आपका छोटा हो गया आई मिनिमम से, तो ऑल रेज सफर TIR। अरे प्रिज्म समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई। यस सर आया। इम्पोर्टेंट है ना, सवाल आ सकता है इस पे, काफी कुछ है पूछने के लिए। स्पेशली ग्राफ, स्पेशली ये वाला सेक्शन, सारी रेज अंदर बाहर वाला, ठीक है? चलो आज यहीं पे एंड करने वाले हैं, अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके सर।